हमारा प्यारा देश भारत स्पेस के क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। जब हमारे देश ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो उस वक्त सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जबकि चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है, इसके बाद स्पेस सेंटर में बैठे हुए तमाम वैज्ञानिक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि कामयाबी के साथ हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया। अगर आप हमारा ये वीडियो भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गौरव की बात है। दरअसल जब 14 जुलाई सन 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा था, उस वक्त तमाम वैज्ञानिकों के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने चंद्रयान मिशन 3 को एक ऐसी दिशा में लॉन्च किया है कि अगर वो कामयाबी के साथ वहां लैंड कर गया तो भारत पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के उस एरिया को एक्सप्लोर करेगा, और अब तक दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया है। वैसे तो दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो चांद पर जा चुके हैं, उनमें से एक अमेरिका, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना है, और भारत अगर कामयाबी के साथ रहा तो ये चौथा देश होगा पूरी दुनिया का। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि चूंकि अब तक जितने भी देश गए हैं वो चांद के नॉर्थ पोल पर गए हैं, और भारत पहला ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर जा रहा है। और अगर साउथ पोल पर कामयाबी के साथ भारत की लैंडिंग हो गई तो पूरी दुनिया का भारत पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। और अगर साउथ पोल पर भारत सॉफ्टली लैंड करने में कामयाब रहा, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कामयाबी के साथ लैंड करेगा, तो याद रखिए कि भारत इस विषय में एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभरेगा। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस तरह की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि धरती की चंद्रमा से जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। इतना लंबा फासला है, यही कारण है कि करीब करीब 42 दिन लगेंगे, और अगले महीने अगस्त की 22 तारीख तक आशा है कि सफलतापूर्वक हमारा ये चंद्रयान 3 ये साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर कामयाबी के साथ लैंड किया तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी, क्योंकि भारत के पास वो तमाम तरह की जानकारियां होंगी जो कि दुनिया पे किसी के पास नहीं होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। आइए इन तमाम चीज़ों के बाद आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी से आगाह करते हैं और बताते हैं कि दरअसल ये तमाम चीज़ें क्या कुछ होने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें लागत कितनी आई है। इसकी लागत 615 करोड़ रुपए है, लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसकी लागत आई थी 978 करोड़ रुपए। इसकी लागत इसलिए कम आई है 2019 के मुकाबले में, क्योंकि आपको पता होगा कि 2019 में 3 चीज़ें भेजी गई थी। एक तो आपका ऑर्बिटर था, दूसरा रोवर था और तीसरा लैंडर था। ये तीनों भेजा गया था, लेकिन इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2019 वाला मिशन नाकाम हो गया था, यानी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और ख़ास बात यह है कि 2019 में जो हमारे देश ने मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था वो उसी साउथ पोल ही को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया था, और इस बार भी साउथ पोल को ही एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया है। या ये कह सकते हैं कि मिशन 2 का आप फॉलो अप उसको कह सकते हैं, क्योंकि मिशन 2 नाकाम हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, और एक तरीके से हमारा राबता टूट गया था, और बहुत ही नज़दीक जाकर के हमारा स्पेस सेंटर से उस सैटेलाइट का राबता टूट गया था। बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 2.1 किलोमीटर जो सतह है ना, बस वहीं से आकर के हमारा राबता टूट गया था। यही कारण है कि बिल्कुल दहाने पर जाकर के हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। हम नाकामी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाकामियों से इंसान सीखता है और फिर ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ता है, बहुत कुछ सुधार करके फिर आसानी के साथ उस पर आगे का सफ़र तय किया जा सकता है। और इसमें यही हुआ है कि बहुत सारी 2019 की नाकामियों को समझ करके इस बार बहुत ही कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया गया है, और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग कर ही जाएंगे। यही कारण है कि जब मिशन 2019 नाकाम हुआ तो उसमें हमारा जो रोवर था वो ख़राब हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और जो लैंडर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हमारा जो ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रहा था वो अब तक काम कर रहा है। यही कारण है कि हमें ऑर्बिटर को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑर्बिटर 2019 वाला ही काम कर रहा है। तो इसी कारण से इसकी लागत काफ़ी कम आई है। दोस्तों आपको बता दें कि जब 2019 में मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम हो गया था, इसरो के तमाम वैज्ञानिक
बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। यहाँ तक कि जो तत्कालीन इसरो के चीफ थे के सिवान, वो भी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे, यहाँ तक कि रो पड़े थे। आपने अगर वो तस्वीर देखी होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गले लगा करके सांत्वना दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी और हमारा भी मन एक तरीके से दुखी हो गया था, क्योंकि हमारा देश कामयाबी की इबारत लिखते लिखते रह गया था। बिल्कुल दहाने पर आकर के हम चूक गए थे। यही कारण है कि जब 2023 का चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया जा रहा था तब भी के सिवान मौजूद थे, लेकिन वो चीफ नहीं थे। इस वक्त इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, तो उनकी अध्यक्षता में इसको लॉन्च किया गया है। हालांकि वो भी मौजूद थे, उनकी खिदमात ली गई हैं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया गया है। इस तरह चंद्रयान 3 को जब 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर दिया गया कामयाबी के साथ, तो सारे वैज्ञानिक उनके चेहरे पर चमक देखने के लायक थी। और उसके बाद जब इसरो के चीफ एस सोमनाथ अपना भाषण दे रहे थे तो लफ्ज़ों में कंपन साफ साफ देखा जा रहा था। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, कई तरह की दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भारत चंद्रयान मिशन को लेकर के इतना फोकस्ड क्यों है? उससे क्या फ़ायदा होगा? तो उससे कई तरह के फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो आपको पता चल गया, 2008 में जब पहला हमारा चंद्रयान मिशन था उसने ये बताया था कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है, उससे एक फ़ायदा हुआ था। दूसरा हमारा फेल हो गया था, इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। हाँ, अलबत्ता जो हमारा ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के आसपास परिक्रमा कर रहा है, उसने दूर से कई सारे फुटेजेस भेजे हैं, कई तरह की जानकारियाँ दी हैं, लेकिन चूंकि वो सतह से काफ़ी दूर होता है, यही कारण है कि अगर हमारा लैंडर लैंड कर जाता तो रोवर के माध्यम से जो बहुत ही क्लोज जानकारियाँ मिलती, उससे बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अगर ये कामयाबी के साथ 2023 का चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्टली लैंड कर गया तो इससे सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि वो एरिया एक्सप्लोर किया जा सकेगा जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। यानी कहा जाता है कि जो नॉर्थ का इलाका है वो तो लोगों की नज़रों के सामने है और उसके बारे में कई तरह की जानकारियाँ अब तक उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि जो साउथ का एरिया है उस साउथ के एरिए पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं और अब तक किसी भी देश ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस हवाले से उसके बारे में जो भी राज हैं वो पता लगाए जा सकते हैं। इतना तो क्लियर हो चुका है कि चांद पर पानी है, लेकिन अब ये पता लगा पाएंगे कि चांद पर अगर पानी है तो किस फॉर्मेट में पानी है, क्या वो आइस फॉर्मेट में है या नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है, गर्म है, ठंडा है। फिर एरिया के बारे में पता लगाया जाएगा कि कौन सा एरिया गर्म है, कौन सा एरिया ठंडा है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा ठंडक है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा गर्मी है। और इस एतबार से जो रोवर है उस रोवर के माध्यम से केमिकल और मिनरल्स के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी, यानी चांद की सतह पर उसकी चट्टानों में किस प्रकार के केमिकल और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनके बारे में तफसील से जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो जलजला होता है, जैसे कि धरती पर आएगा तो उसको भूचाल कहेंगे, अर्थक्वेक कहेंगे, इसी तरीके से वहाँ मून क्वेक कहलाता है। तो जो मून क्वेक होगा या चांद पर जो जलजला होगा उसका कारण क्या है, किस स्केल पर जलजला आता है, उसकी ज़मीन कैसी है, वो तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाएगी और एक्सक्लूसिवली भारत को मिल पाएगी। इस तरीके से भारत बिल्कुल चैंपियन बन जाएगा साउथ पोल को कवर करने में। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे भारत के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।